दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। ये वीडियो हॉरर कंटेंट है जिसमें डरावने दृश्य, ग्राफिक इमेज और मनोवैज्ञानिक थीम शामिल हैं जो डर, तनाव या बुरे सपने पैदा कर सकते हैं। संवेदनशील व्यक्ति, हृदय रोगी या ट्रॉमा से पीड़ित लोग इसे ना देखें। चैनल और निर्माता किसी भी शारीरिक, भावनात्मक के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। वीडियो देखना पूरी तरह आपके अपने जोखिम पर है। जारी रखने पर आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। बंगाल की रातें अलग होती है। न्यूयॉर्क की तरह रोशनियों से जगमगाती नहीं, बल्कि एक गहरे प्राचीन अंधेरे से सजी हुई। और सुंदरबन तो उस अंधेरे का सबसे काला कोना है, जहां मैंग्रोव के पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी जड़ें पानी में उतरी हुई है। वहां नदियों का पानी और समुद्र का पानी मिलते हैं, और उस मिलन बिंदु पर वहां कुछ ऐसा है जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं अलेया। ये कहानी उन मछुआरों की है जिन्होंने अलेया को देखा। ये उन आत्माओं की कहानी है जो अब भी उन दलदलों में भटकती हैं। और ये आपकी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि अलेया किसी को भी बुला सकती है। साल 1987, नवंबर की शुरुआत। बंगाल के नामखाना गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, सड़ी हुई छत और एक दरवाजा जो कभी ठीक से बंद नहीं होता था। इसी झोपड़ी में रहता था दिवाकर मंडल, 40 साल का एक मछुआरा जिसका शरीर धूप और नमक से झलसा हुआ था। उसके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगता था मानो जीवन ने उसे छुरी से काट दिया हो। दिवाकर के पास कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न भविष्य। बस एक पुरानी नाव थी जिसका नाम उसने रखा था माता, क्योंकि यही उसकी एकमात्र माता थी। उस रात दिवाकर अपनी नाव की मरम्मत कर रहा था। उसके हाथों में दर्द था, उसकी पीठ में दर्द था और उसके दिल में भी एक अजीब सा दर्द था। उसकी मां मर चुकी थी 5 साल पहले, उसका भाई डूब गया था 10 साल पहले, और अब उसका बेटा भी नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। दिवाकर, गांव के मुखिया ने आवाज दी। दिवाकर चौंका। मुखिया जमींदार साहब ऊंचे कद के आदमी थे। उनका चेहरा पीपल के पेड़ की तरह बूढ़ा लग रहा था। कल तुम्हें नदी के उस पार जाना है। वहां 3 मछली के बड़े जाल लगे हैं, उन्हें खींचकर ले आना। मेहनताना अच्छा दूंगा। दिवाकर ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। रात को जब दिवाकर अपनी झोपड़ी में लेटा था तो उसका पड़ोसी धर्मदास, एक बूढ़ा मछुआरा, अचानक दरवाजे पर आया। धर्मदास की आंखों में डर था, उसका शरीर कांप रहा था। दिवाकर, तुम कल नदी के उस पार जा रहे हो? उसकी आवाज फुसफुसाते हुए घबराई हुई थी। हाँ भैया, मुखिया की बात है, जाना तो पड़ेगा। धर्मदास का चेहरा और भी सफेद हो गया। दिवाकर, वहां मत जाना। नहीं सुनो, वो जगह वो खतरनाक है। क्यों? वहां तो सिर्फ मछली है। मछली के अलावा कुछ और भी है। धर्मदास ने दरवाजा बंद किया और अंधेरे में बैठ गया। तुम्हारा भाई याद है ना, राजू, जो 10 साल पहले मरा था? दिवाकर ने सिर हिलाया। उसका छोटा भाई राजू एक दिन नदी में गया था और कभी वापस नहीं आया। उसे अलिया ने मारा था। दिवाकर ने हंसते हुए कहा। धर्मदास भैया, ये सब अंधविश्वास है। मेरे भाई को शायद डूबन का दौरा आया था या कोई और कारण था, लेकिन कोई प्रेत नहीं, कोई अलिया नहीं। तुम नहीं जानते ना। धर्मदास ने गहरी सांस ली। मैंने अलिया को देखा है दिवाकर, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। कब? 20 साल पहले। मैं और मेरा भाई शामी उस तरफ मछली पकड़ने गए थे। रात हो गई थी। फिर हमने देखा दूर पानी पर एक रोशनी नाच रही थी, नीली, हरी, कभी लाल। ऐसी रोशनी जैसी मैंने कभी नहीं देखी थी। धर्मदास की आवाज अब बिल्कुल धीमी थी, जैसे कोई गहरा घाव खुल रहा हो। शामी उस रोशनी के पीछे जाना चाहता था। मैंने उसे रोका पर वो नहीं सुना। मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी वो रोशनी सीधे हमारी ओर आई और शामी रोशनी में समा गया। तुम पागल हो गए हो, दिवाकर ने कहा, पर उसकी आवाज में कुछ डर था। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। 3 दिन बाद शामी की लाश नदी के किनारे मिली। उसका चेहरा नीला था, एक सर्द, अजीब नीला रंग। उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बस खाली अंधेरा। दिवाकर का गला सूख गया। और तुम्हारा भाई राजू, उसका शरीर जब मिला तो वो भी ऐसा ही था, नीला, खतरनाक नीला। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं, कल उस तरफ मत जाना। लेकिन दिवाकर के पास कोई विकल्प नहीं था। भूख काटती है, गरीबी काटती है, और भय तो सिर्फ उन्हें रोकता है जिनके पास खोने के लिए कुछ हो।
दिवाकर के पास कुछ नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से भी पहले दिवाकर अपनी नाव को पानी में उतार रहा था। बारिश हल्की हल्की पड़ रही थी। हवा में नमक और मिट्टी की गंध थी और एक तीसरी गंध भी थी, सड़ाहट की गंध, जैसे कहीं कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हो। दिवाकर ने अपनी नाव को चलाया, धीरे धीरे पानी के बीच में। सुंदरबन का पानी काला होता है, न केवल रंग में बल्कि सार में भी। इसमें कहानियां है, रहस्य है और मौत भी है। जैसे जैसे दिवाकर आगे बढ़ता गया, दुनिया और भी शांत होने लगी। ऐसी शांति जो घातक होती है, ऐसी शांति जो शिकार के पहले आती है। मैंग्रोव के पेड़ों की टहनियां पानी में इतनी उलझी हुई थीं कि दिवाकर को नाव निकालने में मुश्किल हो रही थी। उसकी मांसपेशियों में दर्द था, उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक पानी से एक हाथ निकला, बस एक पल के लिए। दिवाकर ने नाव को झटका दिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने पानी को देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ लहरें थी। शायद में एक कल्पना थी, धर्मदास की बातों का असर। उसने खुद को दिलासा दिलाया, लेकिन तभी दूर पानी पर उसने कुछ देखा, एक रोशनी। ये रोशनी बहुत दूर थी, पर बहुत स्पष्ट भी। ये नीली थी, एक हल्की पारदर्शी नीली, जैसे कोई जलते हुए बर्फ का टुकड़ा हो। दिवाकर को लगा कि उसका दिल रुक गया है। ये असली है, वो फुसफुसाया। रोशनी धीरे धीरे हिलने लगी। ये बाएं से दाएं नाचने लगी, जैसे कोई महिला नृत्य कर रही हो। दिवाकर ने अपनी नाव को रोक दिया। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। जब दिवाकर पहले जाल के पास पहुंचा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। जाल में मछलियां तो थीं, पर बहुत सी नहीं, बस कुछ ही, और सभी मरी हुई, कड़ी हो गई, जैसे हफ्तों पहले की हो। जाल को खींचते समय दिवाकर का हाथ पानी को छुआ। पानी गर्म था, बहुत गर्म। दिवाकर ने ध्यान से देखा। पानी की सतह पर एक लाल रंग की चमक दिख रही थी, जैसे नीचे कोई आग जल रही हो। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। ये एक इंसान की चीख थी, एक पुरुष की चीख, पर यह सामान्य चीख नहीं थी। ये ऐसी चीख थी जिसमें अनंत पीड़ा थी। दिवाकर ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। दूसरे जाल के पास भी वही गर्म पानी था और वही लाल रंग, और तीसरे जाल के पास एक मानव का हाथ, पीला पड़ गया, फूला हुआ और पानी में उलझा हुआ। एक पूरा शरीर निकला, एक आदमी, सड़ा हुआ, गलता हुआ, जिसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रह गया था। दिवाकर को उल्टी आ गई। जब उसने ऊपर देखा तो नीली रोशनी अब उसके पास थी। नीली रोशनी अब उसके पास थी। ये सिर्फ नीली नहीं थी, ये बहुरंगी थी। नीली, हरी, लाल, पीली, सब रंग एक साथ नाच रहे थे। और इसमें एक संगीत था, एक ऊंच जो दिवाकर के दिमाग में प्रवेश कर रही थी। हजारों लोगों की चीख। दिवाकर के सिर में दर्द होने लगा। रोशनियां नाव के चारों ओर उड़ने लगी। अब अकेली नहीं, बल्कि कई रोशनियां एक साथ। दिवाकर को समझ आ गया कि ये आत्माएं हैं, वे मछुआरे जो इन दलदलों में मरे थे। पहली आवाज एक बूढ़े आदमी की थी। दिवाकर, हम भूखे हैं, तुम हमें खिलाओगे ना? दूसरी आवाज एक महिला की थी। बेटा, मुझे घर चाहिए। तीसरी आवाज दिवाकर के अपने भाई राजू की थी। भैया, मैं अकेला हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो। दिवाकर ने नाव को तेजी से चलाने की कोशिश की, पर नाव को पानी में पकड़ा जा रहा था। रोशनियां नाव के चारों ओर एक वृत्त बनाने लगी। धीरे धीरे वो वृत्त छोटा होने लगा। दिवाकर, हम अकेले नहीं रहेंगे, तुम हमारे साथ रहोगे। दिवाकर चिल्लाया, लेकिन जहां उसकी चप्पू से रोशनी को छुआ, वहां एक असीम दर्द हुआ। दिवाकर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जल रहा हो, हजारों सुइयां उसकी त्वचा को छेद रही हों। जब दिवाकर की चेतना वापस आई तो वो किसी अलग जगह पर था। पानी सब कुछ था, पर यह पानी में ही था। ये जिलेटिनस, गर्म और जीवित था, और इसके अंदर दिवाकर को सैकड़ों शरीर दिख रहे थे, सड़े हुए, गलते हुए, अधखिंचे आदमी और महिलाएं। एक आकृति उभरी, एक सुंदर महिला, पर पूरी तरह से गलती हुई। उसकी आंखें नीली थी, उसके दांत काले थे। मैं अलेया हूं, मैं सभी हूं, मैं सभी जो यहां मरे हैं। दिवाकर को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जब दिवाकर का शरीर 3 दिन बाद नदी के किनारे मिला तो नामखाना के सब लोगों को पता चल गया कि अलेया अब भी भूखी है। दिवाकर का चेहरा नीला था, एक सर्द अजीब नीली रंग। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें केवल भय था, अनंत भय।
उसके मुंह में एक नोट भी था जिसमें लिखा था, हम इतने भूखे हैं, हम सब इतने अकेले हैं, अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हें ले जाएंगे। उसके बाद से नाम खाना में कुछ नहीं रहा जैसे पहले था। 1988 में युवा मछुआरा अनिल गायब हो गया। उसकी लाश नीली मिली। 1992 में एक पूरी की पूरी फैमिली गायब हो गई, माता, पिता और तीनों बेटे। 2001 में इंस्पेक्टर सेन, जो अलिया को समझना चाहते थे, कभी नहीं लौटा। 2010 में डॉक्यूमेंट्री क्रू ने अलिया को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कैमरामैन राहुल को कभी नहीं पाया गया। 2025 का जनवरी महीना, सुंदरबन के नामखाना गांव में एक युवा मछुआरा है, नाम अर्जुन। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। कल की रात अर्जुन को मछली पकड़ने जाना है, सीधा उसी जगह। अर्जुन की माता उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्जुन को पैसों की जरूरत है। वो जा रहा है। जब अर्जुन अपनी नाव लेकर निकलता है तो आसमान बिल्कुल काला है, न चांद न तारे, सिर्फ अंधकार। जब वो उस जगह पहुंचता है तो पानी की सतह चमक रही है, एक नीली हल्की चमक। अलिया, अर्जुन फुसफुसाता है। और तभी रोशनियां आना शुरू हो जाती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसकी नाव चारों ओर से घिर जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। उसकी नाव चारों ओर से घिर जाती है। 3 दिन बाद अर्जुन की नाव खाली मिली और उसका शरीर जब मिला तो नीला था। सीमा की चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया, लेकिन दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अलिया सिर्फ एक पूर्वी भारतीय दलदल की चीज नहीं है, ये हर जगह है। यूरोप में इसे विल ओ द विस्प कहते हैं, अमेरिका में इसे स्वैम्प लाइट्स कहते हैं, अफ्रीका में इसे घोस्ट फायर कहते हैं, और हर जगह ये भूखी है चेतावनी। अगर तुम किसी रात दलदल के पास हो, किसी नदी के पास हो और तुम्हें कोई रोशनी दिखे, कोई ऐसी रोशनी जो तुम्हारे तर्क को समझ ना आए, तो मेरी बात सुनो, मत जाना, कभी मत जाना, क्योंकि अलिया हमेशा भूखी रहेगी। जब तक दुनिया में अकेलापन, दुख और मृत्यु है, तब तक अलिया यहां रहेगी। और हम चले जाते हैं। रात के 2 बजे थे जब राज को पहली बार उस आवाज का एहसास हुआ। वो सीमांत गांव मिर्जापुर के एक पुरानी हवेली में बैठा था, जहां शहर की रोशनियां खो जाती हैं और केवल अंधकार ही राज करता है। बाहर बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हवा एक नीरव खतरे की गंध ले आई थी। राज का नाम इतनी धीमी आवाज में पुकारा गया कि वो सुनिश्चित नहीं था कि उसने सही सुना है या नहीं। राज, फिर से एक बार और, इस बार जरा ऊंचा। वो आवाज उसकी मां की थी, बिल्कुल उसकी मां की, लेकिन ये असंभव था। उसकी मां दिल्ली में रहती थी, शहर के एक सुरक्षित घर में। राज ने 20 साल पहले मिर्जापुर को छोड़ा था, जब वो अभी लड़का ही था, और तब से हर पल अपने घर को भूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो आवाज उसके दिमाग में उतर गई थी, जैसे कोई कीड़ा किसी गर्म मुंह में रेंगता है। मां, उसने धीरे से कहा, जानते हुए भी कि ये एक बड़ी गलती होगी। रात के सन्नाटे में कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा थी और बारिश की रिमझिम। राज ने खिड़की से बाहर झांका। गली पूरी तरह खाली थी, सड़क पर कोई नहीं था। घरों की खिड़कियां काली थीं, जैसे वे मृत आंखें हों, लेकिन फिर भी वो अनुभूति थी, किसी की मौजूदगी, कोई जो उसे देख रहा हो, कोई जो पुकार रहा हो। राज के दादा ने उसे एक बार निशी डाक की कहानी सुनाई थी। वो तब 8 साल का था और उसके दादा उसे सुलाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, रात में कभी भी किसी को तुम्हारा नाम पुकारते सुनो तो मत भागना। निशी डाक है वो, रात की पुकार। ये तुम्हारे अपनों की आवाज में तुम्हें बुलाता है, पर असलियत में ये तुम्हें अंधकार में खींचना चाहता है। अपने बचपन की वो चेतावनी अमराज के कानों में गूंजने लगी। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि ये सब अंधविश्वास है, कि ये सब बचकानी बातें हैं, लेकिन वो आवाज अभी भी उसके साथ थी, उसके दिमाग की किसी कोने में फंसी हुई थी। सुबह हुई तो राज को थोड़ा सुकून मिला। धूप में सब कुछ सामान्य लगा। उसने अपने को समझा लिया कि शायद ये सब उसकी कल्पना थी। शहर से दूर अकेले रहते हुए किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। दिन भर वो अपने घर की देखभाल में व्यस्त रहा, पुरानी चीजों को छांटता रहा, दीवारों की मरम्मत करवाई। शाम तक वो थक गया था। रात को फिर से वो आवाज आई, इस बार और भी तेज। राज, राज, कहाँ हो तुम? ये उसकी माँ की आवाज थी, पर इस बार चिंता से भरी हुई। माँ, मैं यहाँ हूँ,
राज ने चिल्लाते हुए कहा और तुरंत ही समझ गया कि वो फिर से गलती कर चुका है। दूसरी गलती। पहली वाली प्रतिक्रिया को वो गिन सकता था, लेकिन अब दूसरी बार भी वो इस जाल में फंस चुका था। उसके दादा की कहानी तेजी से उसके मन में आई। निशी केवल 2 बार ही पुकारती है। अगर पहली दोनों बार में ही कि कोई जवाब दे दे तो वो व्यक्ति निशी का हो जाता है, लेकिन अगर तीसरी बार भी पुकार आए तो वो असली है, कोई जीवित व्यक्ति। राज के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो दूसरी बार पुकार चुकी थी? हाँ, वो जरूर दूसरी बार पुकार चुकी थी। उस रात राज सो नहीं सका। वो अपने बिस्तर पर लेटा था, अंधेरे में आंखें खुली रखे हुए, हर आवाज के लिए तैयार। दीवारें उसे घेरे हुए थीं और हर कोना खतरे से भरा लग रहा था। जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की से आई तो वो आहत महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। वो जानता था कि आज रात को तीसरी पुकार आएगी और उसे अपनी हर इंद्री को कंट्रोल करना होगा। उसे वो आवाज को उत्तर नहीं देना है, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकता। दिन भर राज अपने को तैयार करता रहा। उसने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने काले धागे की एक लड़ी अपनी कलाई के चारों ओर बांध ली जो उसे एक बुजुर्ग पड़ोसी ने दी थी। उसने दिए जलाए, मोमबत्तियां लगाईं और एक बार फिर से अपने को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये सब महज एक परीक्षा है और उसे बस इसे पार कर जाना है। लेकिन जब रात आई तो सब कुछ बदल गया। रात के 2:30 बजे, जब शहर सबसे गहरी नींद में डूबा होता है, जब कोई भी जागा नहीं होता, जब अंधकार सबसे घना होता है, तब वो तीसरी पुकार आई। राज, राज, मेरे बेटा, कहाँ हो तुम? ये उसकी माँ की आवाज थी, पर इस बार ऐसी आवाज जो उसकी हड्डियों को कपा देती थी। पर ये तो तीसरी पुकार थी। निशी केवल 2 बार ही पुकारती है, तो ये असली होनी चाहिए, है ना? राज के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो दूसरी बार पुकार चुकी थी? हाँ, वो जरूर दूसरी बार पुकार चुकी थी। उस रात राज सो नहीं सका। वो अपने बिस्तर पर लेटा था, अंधेरे में आंखें खुली रखे हुए, हर आवाज के लिए तैयार। दीवारें उसे घेरे हुए थीं और हर कोना खतरे से भरा लग रहा था। जब सुबह की पहली रोशनी खिड़की से आई तो वो आहत महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। वो जानता था कि आज रात को तीसरी पुकार आएगी और उसे अपनी हर इंद्री को कंट्रोल करना होगा। उसे वो आवाज को उत्तर नहीं देना है, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा सकता। दिन भर राज अपने को तैयार करता रहा। उसने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने काले धागे की एक लड़ी अपनी कलाई के चारों ओर बांध ली जो उसे एक बुजुर्ग पड़ोसी ने दी थी। उसने दिए जलाए, मोमबत्तियां लगाईं और एक बार फिर से अपने को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये सब महज एक परीक्षा है और उसे बस इसे पार कर जाना है। लेकिन जब रात आई तो सब कुछ बदल गया। रात के 2:30 बजे, जब शहर सबसे गहरी नींद में डूबा होता है, जब कोई भी जागा नहीं होता, जब अंधकार सबसे घना होता है, तब वो तीसरी पुकार आई। राज, राज, मेरे बेटा, कहाँ हो तुम? ये उसकी माँ की आवाज थी, पर इस बार ऐसी आवाज जो उसके हड्डियों को कपा देती थी। पर ये तीसरी पुकार थी। निशी केवल 2 बार ही पुकारती है, तो ये असली होनी चाहिए, है ना? राज उठा। उसका शरीर कांप रहा था, उसके हाथ पसीने से भीग गए थे। वो दरवाजे की ओर चल पड़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच रहा हो। उसका दिमाग कहीं दूर था, ये समझाते हुए कि तीसरी पुकार तो असली ही होनी चाहिए। पर क्या सच में ऐसा ही है? क्या दादा ने सच ही कहा था? जब वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो उसे कुछ अजीब दिखा। गली पूरी तरह खाली थी, पर उसके पास एक अनुभूति थी कि कोई चल रहा है, कोई उसके आगे, कोई उसे रास्ता दिखा रहा है। उसने अपने पड़ोसियों के घर की ओर देखा। सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, कोई नहीं था। ये बात अजीब नहीं लगी उसे। असल में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा, सब कुछ ठीक ठाक लगा। वो एक तरफ चलने लगा, जिस तरफ गांव के पुराने तालाब थे। उसके पांव अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। पीछे की ओर सड़क बहुत जल्दी अंधकार में खो गई। अब वो पूरी तरह अलग थलग था, किसी ऐसी जगह जहां मानव सभ्यता की कोई पहचान नहीं थी। खेत थे, पुरानी दीवारें थीं और बहुत बहुत अंधकार था। तभी राज को अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी। यहाँ आ बेटा, यहाँ मैं हूँ। पर इस बार आवाज अलग थी। ये माँ की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो माँ बनने की कोशिश कर रही थी। उसमें एक विकृति थी, एक मोड़ जो राज के कानों को चीरता हुआ लग रहा था। तब उसे समझ आ गया, वो सब गलत था। निशी 2 बार नहीं, 3 बार भी पुकार सकती है। या फिर राज ने अपनी गिनती गलत की थी। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर उसके पांव नहीं सुन रहे थे। ये जगह अब उसे जवाब नहीं दे रही थी। रास्ता गायब हो गया था। चारों तरफ सिर्फ खेत थे, सूखी घास थी और कहीं दूर एक पुराना तालाब था। और तालाब के पास कुछ हिल रहा था।
ये एक आकार था, एक मानव जैसा रूप, पर जो सामान्य नहीं था। जब वो आगे बढ़ता गया तो राज को उस चीज की विस्तारों बेहतर दिखाई दिए। ये एक औरत थी। हाँ, ये अवश्य ही एक औरत थी, पर उसके होंठ फटे हुए थे और उनसे लाल रंग की कोई चीज बह रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काले गड्ढे, और उन गड्ढों से एक नीली रोशनी निकल रही थी। तुम्हारा नाम? वो चीज बोली, जो माँ का रूप धारण किए हुए थी। मैंने 2 बार पुकारा, तुमने दोनों बार उत्तर दिया। अब तुम मेरे हो। राज चिल्लाना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसका शरीर जम गया था, जैसे बर्फ में बदल दिया गया हो। वो देख सकता था कि वो चीज उसकी ओर आ रही है। हर कदम के साथ उसका शरीर विकृत होता जा रहा था। उसकी त्वचा धीरे धीरे अलग होने लगी, जैसे कागज गीला हो। उसके घावों से खून बह रहा था, लाल, गहरा लाल, काले अंधकार में चमकता हुआ। तब राज को एक सच्चाई का एहसास हुआ। निशी केवल 2 बार पुकारती है, पर ये 2 बार बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। पहली बार पुकार एक परीक्षा है, दूसरी बार पुकार निमंत्रण है, और जब कोई दोनों बार उत्तर दे तो तीसरी पुकार बस एक सोचना है कि शिकार अब निशी का है। दर्द शुरू हुआ, असहनीय दर्द, जैसे 1000 सुई एक साथ उसके शरीर में प्रवेश कर रही हों। राज की आंखें बाहर निकल आईं, उसके कान खून से भर गए। वो मुंह खोलकर चिल्लाना चाहता था, पर उसकी जुबान पहले ही अलग हो चुकी थी। निशी ने उसके चेहरे को छुआ और वो चेहरा मिट्टी की तरह बिखर गया। लेकिन ये आखिरी नहीं था। सुबह को जब गांववासी उठे तो उन्होंने पुरानी खंडहर हवेली के पास राज के कपड़े पाए। वो कपड़े खून से सराबोर थे, पर राज का कोई निशान नहीं था। बस उसके जूते पड़े थे और उनके अंदर से लाल रंग की कोई चीज बह रही थी। उसका परिवार दिल्ली से आया। उसकी मां को बताया गया कि राज को दिल का दौरा पड़ा, पर गांववासी जानते थे, वो सब जानते थे, निशी फिर से शिकार को खींच ले गई थी। रात को जब चांद तिरछा होता है और हवा ठंडी पड़ जाती है, तब गांववासी अभी भी राज को सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं, अकेले, बिना किसी लक्ष्य के। और कभी कभी गहरी रात में जब सब सो जाते हैं, तब राज की मां की आवाज फिर से गलियों में सुनाई देती है। कभी कभी वो अलग नाम पुकारती है, नए नाम, नए शिकार के नाम। गांव में एक और घटना थी जो राज से भी ज्यादा भयानक थी। इसका नायक एक बूढ़ा था, नाम था दिलीप। दिलीप 50 साल से मिर्जापुर में रहता था और वो निशी डाक की कहानियों का सबसे बड़ा विश्वास करने वाला था। उसने अपने पूरे जीवन में अनगिनत बार देखा था कि कैसे निशी लोगों को अपने संसार में खींच ले जाती है। लेकिन दिलीप को एक खास बात पता था जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते। उसने पढ़ा था, छिपी हुई किताबों में और बुजुर्गों से सुना था कि निशी को मारा जा सकता है। हाँ, निशी को मारा जा सकता है अगर कोई उस रास्ते को जानता हो, और दिलीप वो रास्ता जानता था। दिलीप ने अपने को तैयार किया। उसने 6 महीने तक व्रत रखा। उसने मंत्रों का जाप किया। उसने ताबीज बनाए और उन्हें पहन लिया। और फिर एक रात जब निशी का समय था, जब काली रात को निशी के शिकार की तलाश होती थी, तब दिलीप ने अपने को बाहर रखा। निशी आई, लेकिन इस बार वो अपनी असली आवाज में नहीं आई। वो दिलीप के अपने पिता की आवाज में आई, जो 50 साल पहले मर गया था। दिलीप, बेटा, मुझे देखना, मैं इतना अकेला हूँ, कृपया आह। दिलीप के दिल में दर्द हुआ। वो जानता था कि ये निशी थी, पर फिर भी अपने पिता की आवाज सुनकर वो रो पड़ा। पर उसने अपने को नियंत्रण में रखा। वो बाहर निकला, पर वो एक हथियार लेकर गया, एक पुरानी तलवार जो उसके पिता की थी। रात में जब निशी का असली रूप दिखा, तब दिलीप को गहरी समझ आ गई। ये चीज कभी इंसान नहीं रही थी, ये सदियों पहले से यहाँ रहती थी, लोगों को खाती रहती थी, और जो लोग खा लिए जाते थे वो भी निशी का ही हिस्सा बन जाते थे। दिलीप ने अपनी तलवार निकाली। तलवार पर मंत्र खुदे हुए थे। निशी चिल्लाई, एक ऐसी चिल्लाहट जो आसमान को फाड़ सकती थी। पर दिलीप ने पीछे नहीं हटा। वो आगे बढ़ता गया और उसकी तलवार निशी के शरीर में घुसती गई। खून बहा, बहुत सारा खून, काला खून जो जहर की तरह था। ये खून पृथ्वी पर गिरता गया और जहां भी गिरा वहां की मिट्टी जल गई। निशी का चीखना और भी तेज हो गया। उसके दोनों हाथ दिलीप की ओर बढ़ गए और उसकी उंगलियां, जो लंबी और धारदार थीं, दिलीप के चेहरे पर परसने लगीं। दिलीप का खून भी बाहर। उसके चेहरे के आधे हिस्से को निशी की उंगलियों ने नोच लिया। उसकी एक आंख यूं ही निकल गई, पर दिलीप पीछे नहीं हटा। उसने अपनी तलवार को एक बार फिर निशी के दिल में घुसा दिया। निशी गिर गई। इस बार वो उठी नहीं, लेकिन पहले वो पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसका शरीर धीरे धीरे विघटित होने लगा, जैसे राख बन गया। पर उसकी आत्मा ने एक आखिरी चीज की। उसने दिलीप को देखा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ, हम बहुत सारे हैं, हम सदा रहेंगे और रातें कभी अंत नहीं होंगी। जब सुबह हुई तो गांव वासियों ने दिलीप को खेत में पाया। वो जीवित था, पर आधा मृत। उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे पहचानना असंभव था। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, पर वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो सड़कों पर भटकता रहा, कभी कभी चिल्लाता, कभी कभी रोता। लोग उसे देखते और भाग जाते।
3 महीने बाद दिलीप भी चला गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खाना भी नहीं खा पाता था। लेकिन मरने से पहले वो एक आखिरी बार गली में निकला। किसी ने उसे आधी रात को देखा, वो अकेले चल रहा था, कहीं और की ओर, कोई मंजिल की ओर। सुबह को जब उसे खोजा गया तो वो तालाब में मिला, पानी भरा हुआ और मुर्दा। जो बात दिलीप की मृत्यु के बाद गांव वासियों को समझ में आ गई वो ये थी कि निशी को मारना संभव है, पर हर कीमत पर। और जो इसे मारने की कोशिश करता है वो भी आधी रात को कभी कभी निशी की आवाज सुनता है। सालों बीत गए, दशकें बदल गए, लेकिन मिर्जापुर की गलियों में जब रात गहरी हो जाती है, जब चांद छिप जाता है, तब भी लोग उस आवाज को सुनते हैं। कभी माँ की आवाज में, कभी पिता की आवाज में, कभी किसी प्रियजन की आवाज में, और हर बार 1 या 2 लोग गायब हो जाते हैं। एक लड़का था सुधीर, जो शहर से गांव आया था। उसकी नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी को घाव दिखाना चाहता था, पर गांव वासियों ने उसे चेतावनी दी, रात को न निकलना, निशी का समय है। पर सुधीर को सब अंधविश्वास लग रहा था। वो एक आधुनिक लड़का था, शहर से आया हुआ, और उसे ये सब कहानियां बचकानी लगती थीं। एक रात उसकी पत्नी को अपनी माँ की याद आ गई। मुझे माँ से बात करनी है, उसने कहा। सुधीर ने गांव की एक पुरानी फोन बूथ से कॉल लगाई, लेकिन लाइन काट दी गई। रात को 2 बजे गली में एक आवाज सुनाई दी, सुधीर बेटा मैं यहाँ हूँ, पत्नी के साथ आ। सुधीर की पत्नी ने सुना। वो चिल्लाई, बहू ये कौन बोल रहा है? ये तो तुम्हारी सास जैसी आवाज है। सुधीर जानता था कि ये निशी थी, पर उसकी पत्नी को नहीं। ना जाना, उसने पत्नी को कहा, ना ही कोई जवाब दो। पर तभी वो आवाज फिर से आई, और इस बार ये बहुत तेज था। सुधीर, सुधीर। ये पहली बार था, पर पत्नी के अंदर ससुराल की चिंता जाग गई। पत्नी ने खिड़की से झांका, हाँ मैं सुन रही हूँ, कौन हो तुम? सुधीर ने तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे पकड़े रखा, पर पत्नी ने पहले ही दूसरी बार जवाब दे दिया। तीसरी बार वो आवाज एक चीख में बदल गई। सुधीर की पत्नी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ गलत है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सुबह को जब पड़ोसियों को संदेह हुआ तो वो घर में गए। सुधीर को वहां बैठा हुआ पाया। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। पत्नी गायब थी। घर के हर कोने में उसके कपड़ों के टुकड़े बिखरे हैं और हर टुकड़े से खून बह रहा था। सुधीर जब बोला तो उसकी आवाज खाली थी। वो चली गई। रात को मैं उसे रोक नहीं सका। निशी ने कहा कि उसका नाम तो नहीं पुकारा, पर दूसरी बार जब उसने खुद को घोषित किया तब सब कुछ बदल गया। पुलिस आई, डॉक्टर आए, पर कोई सुधीर को समझा नहीं सका। वो बस खिड़की की ओर देखता रहा, कहता रहा, वो दूर जा रही है, मैं उसकी चीखें सुन सकता हूँ, दूर, बहुत दूर, तालाब की ओर। तालाब की खोज की गई, पर पत्नी का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ उसकी साड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता हुआ। 20 साल बाद एक शोधकर्ता गांव में आया। उसका नाम था प्रिया, और वो निशी गाक पर अपना शोध पूरा करना चाहती थी। वो एक आधुनिक महिला थी, विश्वविद्यालय से शिक्षित, और उसे सब अंधविश्वास लग रहा था। उसका लक्ष्य था साबित करना कि निशी डाक एक सामाजिक मनोविज्ञान की घटना है, कि ये सब मानसिक बीमारी का परिणाम है। वो गांव वासियों से बातें करने लगी। किसी ने उसे दिलीप की कहानी सुनाई, किसी ने राज की कहानी सुनाई, किसी ने सुधीर की कहानी सुनाई। प्रिया सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखती थी, हंसती थी, मानो ये सब बस कहानियां हैं। पर गांव वासी उसे चेतावनी देते रहे, रात को बाहर ना निकलना, निशी अभी भी यहाँ है। एक रात प्रिया ने फैसला किया कि वो सब कुछ खुद से सत्यापित करेगी। वो अकेले ही उस तालाब के पास गई जहाँ कहा जाता है कि निशी रहती है। आधी रात को जब चांद पूरी तरह छिप गया, वो वहाँ खड़ी थी, अपने डिक्टाफोन से हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वो आवाज आई, पर यह आवाज बिल्कुल अलग थी। ये उसकी अपनी माँ की थी, जो 10 साल पहले दिल की बीमारी से मर गई थी। प्रिया बेटा तुम यहाँ हो, मैं इतना अकेला हूँ, कृपया मेरे पास आ। प्रिया की पेंसिल उसके हाथ से गिर गई, उसका डिक्टाफोन उसके हाथ से छिटक गया, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। माँ तुम ये कैसे हो सकता है? बस आ बेटा, मेरे पास आ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। प्रिया चल पड़ी। वो जानती थी कि ये निशी है, पर फिर भी अपनी माँ की आवाज सुनकर वो रो रही थी। हर कदम के साथ उसके दिमाग में अपनी माँ की यादें घूम रही थी। उसकी माँ कैसे उसे खाना बनाती थी, कैसे उसे सोने के लिए लोरी सुनाती थी, कैसे जब वो बीमार पड़ जाती थी तो माँ रात भर उसके पास बैठी रहती थी। तभी दूसरी आवाज आई, इस बार भी माँ की, प्रिया प्रिया, दूसरी बार। और ये बात प्रिया को समझ आ गई। ये पहली पुकार नहीं, दूसरी पुकार था। अगर वो अब जवाब दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ये आवाज असली नहीं हो सकती, असल में हो ही नहीं सकती। पर अगर वो असली है, अगर किसी तरह से उसकी माँ अभी भी जीवित है, अगर ये सभी गलतफहमी है, हाँ माँ मैं आ रही हूँ, प्रिया ने चिल्लाया। तब सब कुछ बदल गया। तालाब के पास जो आकार था वो सामान्य रूप से भी निशी के रूप में प्रकट हुआ। ये एक औरत थी, पर ये औरत बहुत पुरानी थी, सदियों पुरानी। उसके शरीर से गंध आ रहा था, एक ऐसी गंध जो सड़ाहट और मृत्यु की गंध थी। उसके होंठ काले और सूखे थे। उसकी आंखें जो पहले खाली थीं अब पीले रंग की हो गई थीं और उनसे एक तरल पदार्थ बह रहा था।
अब तुम मेरी हो, ये चीज बोली। तुम्हारी माँ सदा से मेरी थी और अब तुम भी मेरी हो, प्रिया चिल्लाई। वो अपनी मुक्ति के लिए दौड़ी, पर उसके पैर कीचड़ में फंस गए, तालाब के पानी में डूब गए। जब गांववासी सुबह को उसे खोजने गए तो उन्हें सिर्फ उसकी घड़ी मिली, जो तालाब के किनारे पड़ी थी। घड़ी के पीछे उसका नाम खुदा हुआ था। प्रिया, तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी। माँ, पर माँ ने कभी वो घड़ी उसे नहीं दी थी। गांववासी समझ गए कि ये निशी का एक गेम था, ये साबित करने के लिए कि आधुनिकता भी कोई सुरक्षा नहीं है, कि विज्ञान भी कुछ चीजों से नहीं लड़ सकता, और सबसे महत्वपूर्ण कि भावनाएं ही सबसे बड़ा खतरा है। आज जब आप मिर्जापुर की गलियों में चलते हैं तो आप अभी भी वो पुरानी हवेली देख सकते हैं जहाँ राज का घर था। उसकी खिड़कियां अब भी काली हैं और दीवारें हमेशा के लिए टूटी हुई हैं। लोगों को कहते सुना जा सकता है कि रात को वो घर से आवाजें आती हैं, पहचानी हुई आवाजें। और तालाब अभी भी वहाँ है जहाँ निशी रहती है। किसी ने कभी उसे सुखाने या भरने की कोशिश नहीं की, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि गांववासी जानते हैं कि निशी को भूलने का कोई रास्ता नहीं है। निशी सदा रहेगी और जब तक लोग उसकी आवाज को उत्तर देंगे तब तक वो खूंखार रहेगी। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो सतर्क हैं। जब रात गहरी हो जाती है तब वो दरवाजे बंद कर लेते हैं, अपनी आवाजें बंद कर लेते हैं, और अगर कोई बुलाता है तो वो सुनते हैं पर उत्तर नहीं देते। वो तीसरी पुकार की प्रतीक्षा करते हैं, और यदि वो आती है तब भी वो उत्तर नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि निशी हमेशा 2 बार ही पुकारती है, और अगर तीसरी पुकार आती है तो वो असली नहीं हो सकती, या फिर निशी ने अपने नियम बदल लिए हैं। और रात की गली में जब हवा चलती है और चांद छिपा होता है तब किसी के कान में एक आवाज गूंजती है, कभी माँ की आवाज, कभी पिता की आवाज, कभी किसी प्रियजन की आवाज, और हर आवाज के साथ एक प्रश्न आता है, क्या ये असली है? क्या ये तीसरी बार है? क्या मैं उत्तर दे सकता हूँ? लेकिन जो उत्तर दे देता है वो कभी पछतावा नहीं कर सकता, क्योंकि निशी की दुनिया में जब बार बार पुकार सुनाई दे तो वो शायद सिर्फ एक बार का शिकार नहीं है, वो एक दूसरे स्तर की वास्तविकता में प्रवेश कर जाता है, जहाँ नियम बदल जाते हैं, जहाँ दिन और रात का कोई अर्थ नहीं रहता, जहाँ सिर्फ अंधकार है, और उस अंधकार में निशी की अनंत पुकार है। तो अगली बार जब रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो ध्यान से सुनना, गिनती करना, पहली पुकार, दूसरी पुकार, और सावधान